एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 को फ्रांस का जो सिचुएशन था उसको अगर हम लोग एलाबोरेट करें, उसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण पता चलेंगे क्या हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के जो कॉमन पीपल थे उनमें एक रूमर फैल गया कि राजा ने अपने ट्रूप को शहर में भेज दिया है और ट्रूप को ऑर्डर दिया है कि वो आम जनता पर ओपन फायर करे। इस रूमर से डर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने बास्तिल का जो पैलेस था, बास्तिल का जो फोर्ट था, बास्तिल का किला था, इसको उन्होंने तोड़ डाला। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि बास्तिल का जो किला है इसमें राजबंदियों को कैद किया जाता है। जो राजा के खिलाफ जो बोलते हैं उनको बास्तिल के किला में कैद किया जाता है। हालांकि जब बास्तिल के किला को तोड़ा गया तो देखा गया कि उसमें सिर्फ 7 बंदी है और उन्होंने क्या किया, बास्तिल के किला को पूरा तोड़ दिया और बास्तिल के किले के जो गार्ड्स थे इनको उन्होंने मार डाला। ठीक है, समझ में आया। तो ये सिचुएशन क्यों हुआ, ये सिचुएशन होने के कुछ कारण थे। अगर हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ये एक दिन में रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये बहुत सालों से फ्रांस का जो टूटा हुआ इकोनॉमिकल कंडीशन था, फ्रांस का जो फ्रांस के सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थे, इनके कारण ही एक बहुत सालों से एक चला आया एक प्रक्रिया है जिसका अल्टीमेटली 14 जुलाई 1789 को अल्टीमेटली जिसका आउटब्रेक हम बोल सकते हैं हुआ था। ठीक है, ये डेट याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, देखिए आप 1789। ठीक है, ये डेट आप ऐसे याद रख सकते हैं 789। ठीक है, आगे 1 लगा दीजिएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसके सोशल रीजन क्या थे। फ्रांस का जो सोसाइटी था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहले इसको कहते हैं हम लोग 3 स्टेट। पहला स्टेट में कौन थे, क्लर्जी। सेकेंड स्टेट में कौन थे, नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट में फ्रांस के 90% पॉपुलेशन के लोग थे थर्ड स्टेट के। फर्दर हम लोग थर्ड स्टेट को 15 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। पहले में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ऐसे प्रोफेशन के लोग। उसके बाद पीजन एंड आर्टिजियंस, उसके बाद स्मॉल पीजन, सर्वेंट्स एंड लैंडलेस लेबर्स। ठीक है, तो फ्रांस का जो संपत्ति था इसमें 60% का लैंड जो था वो ओन करते थे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग। ठीक है, और बाकी जो था उसमें से थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे पीजेंस यानी बिग पीजेंस जो थे, जो बिग पीजेंस के पास बाकी का हिस्सा का छोटा सा, बाकी की जमीन का छोटा सा हिस्सा बिग पीजेंस के पास था। ठीक है, लेकिन क्लर्जीज जो थे और नोबिलिटी जो थे इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सबसे ज्यादा टैक्स का बर्डन पूरा का पूरा था थर्ड स्टेट के लोगों पर। इसके अलावा भी क्लर्जी जो थे, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि चर्च के मेंबर्स एक टाइप नाम का, ठीक है, टाइप नाम का एक टैक्स ये लोग कलेक्ट करते थे। और नोबिलिटी जो थे इनको बहुत सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते थे। फ्यूडल सोसाइटी क्या होता है, फ्यूडल सोसाइटी के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। फ्यूडल सोसाइटी होता है जहाँ पे एक मैनर रहता है जिसमें एक लॉर्ड रहते हैं। मैनर क्या होता है, लॉर्ड का घर और उनकी जो जमीन है इसको बोलते हैं मैनर, इसको बोलते हैं मैनर सिस्टम। और मैनर के जो फ्यूडल लॉर्ड है उनके अंदर बहुत सारे जो पीजेंट्स है, बहुत सारे फार्मर्स जो है उनके अंदर काम करते हैं और बदले में उनको फसल का थोड़ा सा हिस्सा मिलता है और मैक्सिमम हिस्सा जो है वो फ्यूडल लॉर्ड के पास यानी मैनर के जो लॉर्ड है उनके पास चला जाता है। ठीक है, तो ये जो नोबिलिटी थे ये फ्यूडल ड्यूज को भी एंजॉय करते थे, लेकिन ये कोई टैक्स नहीं देते थे। ज्यादा से ज्यादा जितना टैक्सेस था सब थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। इन टैक्सेस में क्या क्या था, पहला था टाइप्स जो क्लर्जीज लेते थे, जो चर्च के मेंबर्स थे वो लेते थे। इसके अलावा था टेली, इसको हम लोग एज ए प्रॉपर्टी टैक्स देख सकते हैं। ये स्टेट को टेली देना पड़ता था। इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस थे, जो जैसे कि नमक के ऊपर टैक्सेस था या अल्कोहल के ऊपर टैक्सेस था या टोबैको के ऊपर टैक्सेस था। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देना पड़ता था। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि पीजन के पास टैक्स देने के बाद 20% जो है फूड ग्रेन पिजन्स को
अपने पास मिलता था। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जो स्मॉल पीजेंट्स थे ये लोग ऐसे सिचुएशन में बहुत ही बुरे हालत में जी रहे थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिकल रीजन्स। इकोनॉमिकल रीजन में क्या था, जब 1774 में लुई 16 फ्रांस के थ्रोन को असेंड किए, जब फ्रांस के थ्रोन में लुई 16 बैठे तब उन्होंने देखा कि उनका जो ट्रेजरी है वो खाली हो गया है, पूरा का पूरी खाली है, क्योंकि उनके पहले के जो राजा थे, उनके जो पूर्वज थे, इनकी जो वॉर लेगेसी थी, इनकी जो युद्ध नीति थी, इसके वजह से बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था। ऊपर से इनके पास एक बहुत ही बड़ा वर्साई का जो पैलेस है और कोर्ट है, ऑफिशियल्स है, ये सब को चलाने के लिए इनको बहुत पैसे की जरूरत हो गई थी। और क्या हुआ था इसी के साथ 1776 में, आप लोगों को पता है 1776 में अमेरिका का जो रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें अमेरिका का 13 कॉलोनी ब्रिटिश के अगेंस्ट में इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, इस अमेरिका का इंडिपेंडेंट के लड़ाई में लुई 16 ने बहुत ज्यादा मदद किया था। ठीक है, लुई 16 ने इसमें मदद किया था, जिसके कारण क्या हुआ, फ्रांस का जो इकोनॉमिक सिस्टम तो मैंने पहले ही बताया कि पहले से ही बहुत ही बुरा हाल था उसका, लेकिन जैसे ही इन्होंने अमेरिका की कॉलोनी के इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प किया, इनको अभी अपना डेली एक्सपेंस को मीट करने के लिए लोन लेना पड़ा। इस लोन का अमाउंट पहले से ही बहुत भारी था, ऊपर से जिन्होंने लोन दिया था उन्होंने 10% लोन के इंस्टॉलमेंट अमाउंट में चार्ज कर दिए, जिसके कारण इनको क्या हुआ, इनको टैक्स इंपोज करना था। अब टैक्स इंपोज करने की जो सिस्टम है, ये राजा अपने मन से टैक्स इंपोज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए उनको क्या करना होगा, इसके लिए उनको स्टेट जनरल का एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा, जिस मीटिंग में ये तीनों स्टेट का अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव रहता था। तीनों स्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते थे। इन रिप्रेजेंटेटिव्स में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव अगर देखो तो कम से कम 600 रिप्रेजेंटेटिव इनके थे, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इनमें से बाकी 300 करीब 300 के करीब रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के थे। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो स्टेट जनरल है, इसको आप एक पॉलिटिकल बॉडी की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे हर एक स्टेट से अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव जाता है। इन रिप्रेजेंटेटिव्स में जो पावरफुल लोग थे सब स्टेट का, वो जाते थे। हाँ, स्मॉल पीजेंट्स या लेबरर या औरतों को या बच्चों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो स्टेट जनरल की जब मीटिंग हुई, ये जो मीटिंग है ये राजा अपने मर्जी से बुला सकते हैं, ये अपने मर्जी से जब उनको मन करे वो तब बुला सकते हैं। इसके अलावा ये मीटिंग को बुलाया नहीं जा सकता। लास्ट टाइम ये जब हुआ था 1614 में, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इतने सालों तक एक ही टैक्सेशन सिस्टम चल रहा था, एक ही इनइक्वालिटी चल रहा था, जिसमें दोनों स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट बहुत सारे प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन थर्ड स्टेट के पास कोई प्रिविलेज नहीं था। ऊपर से टैक्स का बर्डन थर्ड स्टेट के ऊपर डाल दिया गया था। ठीक है, तो लुई 16 ने जब थ्रोन को असेंड किया तो उन्होंने जो है 1774 में जब थ्रोन में आए, उन्होंने मैरी एंटोनेटी जो ऑस्ट्रिया का प्रिंसेस थी उनके साथ शादी किया। दोनों ने मिलकर फ्रांस का जो इकोनॉमी सिचुएशन है इसको स्टेबल करने की कोशिश की, जिसके कारण उन्होंने टैक्स इंपोज करने की बात की। अब जब स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही थी, स्टेट जनरल के मीटिंग में पहले जो फ्रांस का, जिसको हम ओल्ड रेजिम कहते हैं, ये फ्यूडल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, आपको मैंने पहले ही कहा है। तो थर्ड स्टेट के लोग डिमांड किए कि हर एक स्टेट के इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव के पास इंडिविजुअल वोटिंग राइट होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने डिमांड किया। अब ये जो इंडिविजुअल राइट इनकी बात थर्ड स्टेट किए हैं, इनका ये मेंटेलिटी आया कहां से, इनको ये आइडियाज आए कहां से? यहाँ पे आता है हमारा रोल ऑफ फिलोसोफर्स का। तो फ्रांस में 18th सेंचुरी में एक मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ था। मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं, थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो थे, इसमें से आप देख सकते हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, ये जो थे ये ओवरसीज ट्रेड के दौरान बहुत पैसा कमाए थे और इनके पास अभी खुद को पढ़ा लिखा बनाने का एक अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, और जो फिलोसोफर्स थे, जहाँ पे यहाँ देख रहे हैं जॉन लॉक,
जॉन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ऐसे फिलोसोफर जो थे, इनके आइडियाज इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। इनके आइडियाज में क्या था, जॉन लॉक ने अपना टू ट्रीटिसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इसमें एक थ्योरी बताया जिसमें राजा का डिवाइन राइट, राजा का इस ऐसा माना जाता था पहले कि राजा को राजा किसने बनाया, राजा को राजा भगवान ने बनाया। ठीक है, भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करता है राजा, राजा का जो ये डिवाइन राइट है, इस थ्योरी को नेग्लेक्ट किया जॉन लॉक ने। जॉन लॉक का बुक था टू ट्रीटिसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने बताया कि ये जो गवर्नमेंट फॉर्म किया है ये जनता में दो ट्रीटीज के दौरान हुआ है, दो ट्रीटीज के बाद ये जो गवर्नमेंट है ये फॉर्म किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म आपको मिल सकते हैं। कैसे क्रिटिसिज्म, मैं आपको बताता हूँ, बहुत मजेदार है। टू ट्रीटीजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म किया, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, गवर्नमेंट फॉर्म किया दो ट्रीटी के दौरान। ठीक है, इसमें से पहला ट्रीटी जो था वो पीपल और राजा के बीच में था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि राजा को पावर्स, जनता अपनी मर्जी से राजा को पावर्स दे रहा है, जिसके दौरान वो राजा बनेगा, और अगर वो राजा बनने के बाद अपने जनता को, अपने जो कॉमन पीपल है, इसका अगर गुडविल नहीं देखा, इसका अगर भलाई नहीं देखा, तो राजा को हटाने का पावर जनता के पास होगा। ठीक है, दूसरा ट्रीटी क्या था, दूसरा ट्रीटी था जनता में आपस में वो डिसाइड किए कि हम राजा को सारे पावर्स दे रहे हैं और आगे से हम राजा को हेड अथॉरिटी मानेंगे। ठीक है, राजा की बात हम लोग मान के आगे से चलेंगे। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म आता है। कैसा क्रिटिसिज्म, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे जो टू ट्रीटीज के बारे में बताया गया है, इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। ठीक है, ये जॉन लॉक किस बेसिस में बता रहे हैं, कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या आता है, दूसरा क्रिटिसिज्म आता है कि अगर दो ट्रीटी हुआ था, ठीक है, इसमें कोई भी फिक्स ट्रीटीज होता है तो दोनों में आपस में, ठीक है, दो पक्ष होते हैं, कोई भी अगर ट्रीटी हो उसमें दो पक्ष होते हैं। यहाँ पे दो पक्ष का मेंशन नहीं है, हम राजा को एक पक्ष नहीं मान सकते या गवर्नमेंट या पीपल को एक पक्ष नहीं मान सकते, है ना, दोनों में आपस में ट्रीटी होता है। सपोज कहीं पे ट्रीटी हुआ, इंग्लैंड के साथ अमेरिका का ट्रीटी हुआ, या इंग्लैंड के साथ ब्रिटेन के साथ इंडिया का ट्रीटी हुआ, यहाँ पे दो पक्ष हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि कौन राजा कौन प्रजा कौन है, ये कोई फिक्स पक्ष यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तीसरा क्रिटिसिज्म में हम क्या बता सकते हैं, अगर ट्रीटी हुआ था तो नेक्स्ट जनरेशन जो आता है वो ट्रीटी को मानने के लिए ऑब्लाइज नहीं रहेंगे। क्यों, मैं समझाता हूँ सिंपली तरह। सपोज आपके पापा ने, आपके पिताजी ने कहीं पे ट्रीटी साइन करके आए, तो क्या वो ट्रीटी आप पे भी इफेक्टिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपके पापा ने कोई ट्रीटी किया है तो आप उसको ना भी मान सकते हो, क्योंकि ट्रीटी आपके पापा ने किया, आपने नहीं किया। तो हमारे जो पास्ट में जो ट्रीटी हुआ था वो हम क्यों माने, हम ना भी इनकार कर सकते हैं, हालांकि जबकि उसका कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। जो भी हो, ये आइडिया में राजा का डिवाइन राइट जो है, ये जॉन लॉक ने राजा का डिवाइन राइट इसको मानने से इनकार कर दिया। सेकेंड आता है जैक्विस रूसो, जॉन जैक रूसो। रूसो, आपको अगर ये नाम याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है, आप रूसो याद रख सकते, इतना पोर्शन तो भी चलेगा। इनका बुक था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने क्या बताया था, इसमें इन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट फॉर्म किया है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। ठीक है, ऐसा ही कुछ सेम बात कहा था रूसो ने। रूसो को हम लोग मानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, हम रूसो को मानते हैं। उनका जो ये थ्योरी था, ये थर्ड स्टेट के लोगों में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था। रूसो ने क्या बताया, रूसो ने भी सेम बताया। रूसो ने बताया कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसके दौरान एक पावर के हाथ में एक व्यक्ति के हाथ में सारे पावर्स दे दिए गए, जिसके दौरान उनको कहा गया कि आप हमें रूल कर सकते हो, क्योंकि पहले जो सोसाइटी था, जितना सोसाइटी डेवलप करते गया उतना केओस बढ़ते गया। अब इस केओस को ठीक रखने के लिए हमें एक लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा राजा। ठीक है, तो ये था रूसो का मानना। इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉन्टेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें मॉन्टेस्क्यू क्या बताए, इसमें मॉन्टेस्क्यू बताए कि जो गवर्नमेंट होगा इसमें 3 डिपार्टमेंट होंगे, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव
और लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पे था? ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था यूएसए में। ठीक है, यूएसए में जब 13 कॉलोनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए तो उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाया जिसमें लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया और तीनों के पावर अलग थे। ठीक है, तो ये जो आइडियाज थे, ये थर्ड स्टेट के जो पावरफुल मेंबर्स थे, जिनको मैंने कहा था कि ये मर्चेंट जो थे ओवरसीज स्टेट के दौरान ये एक वेल्थ गेन करने में सक्सेसफुल रहे और साथ साथ खुद को एडुकेट किया, और ये जो आइडियाज थे ये पढ़ने लगे, और पढ़ने के बाद जो बाकी मेंबर्स है थर्ड स्टेट का, इनके साथ इन्होंने डिस्कस करने लगे। कहाँ पे? क्लब, सैलून, कहीं पे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है, उनको भी इन आइडियाज पढ़ के सुनाया गया। ठीक है, इनको भी एडुकेटेड किया गया, जिसमें सबने एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की जिसमें कोई भी प्रिविलेज, जन्मसिद्ध प्रिविलेज, बर्थ राइट जिसको हम लोग कहते हैं, इसको नेग्लेक्ट किया गया, और एक ऐसा सोसाइटी डिमांड किए इन लोगों ने जिसमें कि मेरिट के बेसिस में, ठीक है, कोई जन्मसिद्ध अधिकार के तौर पे नहीं बल्कि मेरिट के बेसिस में पावर दिया जाए। ठीक है, जिसमें सबको इक्वल लॉ के तौर पे इक्वलिटी मिले, फ्रीडम ऑफ लाइफ मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, अपने ओपिनियन को जो है एक्सप्रेस कर सके। ये सारे आइडियाज कहां से मिले इनको? ये सारे आइडियाज मिले फिलोसोफर्स के इन बुक्स को पढ़ के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रोल ऑफ फिलोसोफर। तो अभी क्या हुआ? अभी जब इन्होंने, जैसे कि मैंने बोला था कि इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए राजा के पास कोई चारा नहीं बचा, तो राजा ने क्या किया? राजा ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। स्टेट जनरल की मीटिंग में ये जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके ये गए थे डिस्कस करने के लिए, तो इन्होंने डिमांड किया कि नहीं, अगर टैक्स इंपोज करना है तो सारे स्टेट के मेंबर के इंडिविजुअल वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है, राजा ने इनकार कर दिया। उन्होंने पहले का फ्यूडल सोसाइटी को तोड़ने में लिए वो राजी नहीं थे। ठीक है, पहले भी, इससे पहले भी लुई 16 और मैरी एंटोनेटी ने बहुत सारे कोशिश किए थे इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है इसको सुधारने के लिए, लेकिन ये जो 2 स्टेट है इन्होंने बाधा दिया था, ये अपने प्रिविलेजेस को हटाना नहीं चाहते थे। तो अल्टीमेटली जैसे ही राजा ने ये इनकार कर दिया कि इंडिविजुअल वोटिंग राइट नहीं रहेंगे, जो आइडिया इन्होंने जॉन जैक रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से इनको मिला था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो बेसिक आइडिया है, आप लोग समझ में आ रहा ही होगा आपको, इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स। ठीक है, इसको जैसे इनकार कर दिया तो थर्ड स्टेट के मेंबर असेंबली हॉल से निकल के 20 जून को इन्होंने क्या किया? 20 जून को इन्होंने पास में ही एक टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली फॉर्म किया, खुद ही मिलके नेशनल असेंबली फॉर्म किया, जिस असेंबली के दौरान उन्होंने शपथ लिया कि जब तक फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक वो उस असेंबली से नहीं निकलेंगे, वहां से नहीं निकलेंगे। मिलके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। तो ये था थर्ड स्टेट का प्रॉब्लम। अब जो बाकी जो पॉपुलेशन है ये क्या फेस कर रहे थे? ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम में थे, क्योंकि फ्रांस का जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, करीब 23 मिलियन के करीब 23 मिलियन तक बढ़ चुका था। ठीक है, और उस हिसाब से प्रोडक्शन जो है नहीं हुआ था, बैड हार्वेस्ट के कारण प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है, ओले बरसने के कारण, पानी के कमी के कारण ये फ्रांस में होता रहता था, फ्यूडल स्टेट में ये होता रहता था, जिसमें राजा कभी कोई हेल्प नहीं करते थे। ठीक है, इनको सुधारने के लिए राजा कोई स्टेप नहीं लेते थे, ना फ्यूडल लॉ लेते थे ना, जिसके कारण क्या हुआ? पेरिस जैसे बड़े बड़े शहर में खाने के लिए हंगामा मचना शुरू कर दिया। वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो बेकरीज होते हैं, उनका मेन खाना था ब्रेड। बेकरीज में उन्होंने क्या किया? बेकरीज में वो भीड़ जमाए थे, जब उनको खाना नहीं मिला तो वो बेकरी के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। ठीक है, इसी सिचुएशन में ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 जुलाई को उन्होंने ये आउटब्रेक शुरू कर दिया। और जब इसी समय जब राजा ने ट्रूप को ऑर्डर दिया पेरिस में मूव करने के लिए,
तो रूमर फैल गया कि राजा जो है आम जनता पे ओपन फायर का ऑर्डर दिया है, जिसके कारण वो गुस्सा हो गए। ऑलरेडी वो राजा पे गुस्सा थे क्योंकि राजा उनकी बात नहीं सुन रहे थे। राजा पे गुस्सा हो गए और बास्तिल का जो फोर्ट है, बास्तिल का जो किला है, इसको तोड़ दिया। बास्तिल का किला मैंने बोला था, माना जाता था कि ये राजतंत्र का निशानी है। बास्तिल के किला को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वहाँ के जो गार्ड्स थे उन गार्ड्स को मार डाला। मार डालने के बाद वहाँ के जो बंदी थे उनको आजाद कर दिया। हालांकि 7 बंदी थे। ऐसा माना जाता था कि राजतंत्र के जो अपोज करते हैं उनको बास्तिल के किले में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में राजा क्या किए? ऐसे सिचुएशन में राजा जो थे उन्होंने नेशनल असेंबली के साथ नेगोशिएशन करने की बात मान ली। ठीक है, तो इसके बाद नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया 1791 को, जिसमें क्या कहा गया था? जिसमें कहा गया था कि अब स्टेट जनरल के अलावा स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली कहा जाएगा, जिसमें राजा के पास अकेला पावर नहीं रहेगा। राजा का पावर चेक करने के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी रहेंगे, जिसके मेंबर जो थे नेशनल असेंबली के मेंबर अब इलेक्टेड होंगे। वो वोट के द्वारा उनको इलेक्ट किया जाएगा और ये जो वोट होगा, ये वोट में उन्होंने वोट देने का पावर किसको दिया? वोट देने का पावर उनको दिया जो 25 साल के ऊपर मेन यानी पुरुष को जो टैक्स देते हैं। ठीक है, इनको कहा गया एक्टिव सिटीजन और बाकियों को कहा गया पैसिव सिटीजन, जिसमें चिल्ड्रेन, वुमेन और जो टैक्स नहीं देते हैं इनको कहा गया पैसिव सिटीजन। और जो इलेक्ट होगा वो उसका वो और भी ज्यादा अमाउंट का टैक्स जो देते हैं उनको इन्होंने इलेक्ट होने का अधिकार दिया था। ठीक है, अब उन्होंने एक डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट। इसमें कहा गया कि जन्मसिद्ध अधिकार सबको है, जीने की अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब के अधिकार सबको जन्मसिद्ध है और ये अधिकार सुरक्षित करेगा कौन? राजा। ठीक है, जो लुई 16 राजा है उनको रखा गया। ठीक है, उनको हटाया नहीं गया अभी तक। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि राजा रहेगा, साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जिसके अनुसार राजा चलेंगे, या स्टेट जनरल नेशनल असेंबली उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। समझ में आया? उम्मीद करता हूं। यहाँ पे मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला पार्ट खत्म करता हूँ। इसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं इसको और भी एलाबोरेट करूंगा, जिसमें फ्रांस में कैसे मोनार्की एबोलिश हो रहा है इसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज कोशिश करते हैं नया नया वीडियोस डालने की, जिसमें हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सब सब्जेक्ट को हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो डालने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, और कोई सवाल हो आप में कमेंट भी कर सकते हैं, फेसबुक में भी पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।